अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। दुश्मन जानान की किस्त नंबर 2 में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। निकाह स्पेशल, अंदर चलो, हम वहीं पर बात करते हैं। सिमाब, लेकिन बाबा मैंने कहा ना, अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे इस जाहिल इंसान से कोई बात नहीं करनी, और निकाह तो मैं इससे हर कर गिज कभी भी ना करूं, बल्कि नहीं, ये डीठ किस्म का आदमी इतनी आसानी से नहीं जाएगा, मुझे खुद निकालना पड़ेगा। वो अंदर की तरफ जाते इंतहाई गुस्से से बोली थी, आप अपने ये 2 टके के गार्ड्स उठाएं और निकले हमारे घर से, इससे पहले कि मैं बजाते खुद आप लोगों को धक्के मार के घर से आउट करूं। इसकी बात सुनते वलीद खानजादा का एक जानदार कहका निकला था, तो तुम मुझे डरा रही हो। हम डरना तो तुम्हें चाहिए सिमाब सादशाह, तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि मैं दुश्मनी अपने दुश्मन की मौत तक निभाता हूँ, और तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, कि जायज रिश्ता बनाकर तुमसे अपना बदला लूंगा। वरना अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी तो मुझे अपना बदला बिना निकाह के लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी इतनी बेबाकी से बोलने पर सिमाब के तन बदन में जैसे आग लगी थी। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारे इन बेकार धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। अगर आप मुझे एक कमजोर लड़की समझते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने लिए आवाज उठा नहीं सकती। वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके, तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? ओके गार्ड्स, चलो। लेकिन सर, आप तो कह रहे थे कि निकाह। अरे असगर, तुम भी ना, सिमाब मुझसे निकाह नहीं करना चाहती है, और वैसे भी इस्लाम में जबरदस्ती निकाह जायज नहीं, क्योंकि मौलवी साहब, उसने पुरइसरार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पास खड़े मौलवी साहब को मुखातिब किया था। जज जी, दुरुस्त कहा, आपने लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। सुन लिया, अब चलो। और हाँ, मेरी छोटी साली को लेते आना, इसे घुमाने के लिए जाते अपने साथ। जी सर, क्यों नहीं। मेरी बहन को हाथ लगाने की भी हिम्मत मत करना। हेमन को अपने पीछे करते वो फिरी शेरनी की तरह धाड़ी थी, मगर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। इस सारे मामले में सैयद शाह और नफीसा बेगम ने चुप्पी अख्तियार की थी। जब वलीद कदम कदम चलता उनके पास आते गोया हुआ था, अरे सर जी, कुछ बोले ना आप भी, वरना जो कह रहा हूँ वो कर गुजरूंगा, और मुझे ये सब करने करते जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। अपना मुंह उनके कान के पास ले जाते सरगोशी करते पीछे को हटा था, जिससे वह मुश्किल सादशाह ही सुन पाए थे। देखो बेटा, जो कुछ हुआ इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरी बेटी नादान है, वो भी आपसे माफी मांग लेगी। सीमा बेटा, माफी मांगो इनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी, गलती इनकी थी, और अब ये हमारे घर में खड़े होकर हमें ही धमका रहे हैं। सीमा, मैं कह रहा हूं ना, माफी मांगो। सादशाह उस मर्तबा कुछ गलत से बोले थे। माफी तो मैं कभी भी नहीं मांगने वाली, इनसे चाहे कुछ भी कर ले ये। और अगर इसकी बात पूरी होने से
पहले ही सादशाह उसे हाथ से पकड़ते खींचते हुए कमरे में ले आए। क्या चाहती हो कि वो तुम्हारी छोटी बहन को? बाबा प्लीज, वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है जानता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ सिमाब। तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ का वास्ता है, वो जो कह रहा है वो करो बेटा। बाबा आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं कह रही हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज बाबा, अपनी बेटी पर भरोसा रखें। बस करो सिमाब, तुम इनसे निकाह कर रही हो, और अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो ठीक है। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बाप भी है। यही समझो कि मर गया तुम्हारा बाप। बाबा खुदा का वास्ता है, ऐसे ना कहें। सादशाह की बात पर वो तड़प कर रह गई थी। ठीक है, मैं करूंगी ये निकाह, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा। बाबा जिस दिन मैं वो मुझे रुखसत करके ले गया, उस दिन के बाद आप अपनी बेटी को देख नहीं पाएंगे। सिमाब कहते वहां रुकी नहीं थी। सादशाह भी अपने आंसुओं पर बंद बांधे सिमाब के पीछे ही कमरे से निकल गए। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? वलीद उनके चेहरे की तासुरात देखते आंखों में चमक लिए बोला, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। वाओ, दैट्स इट, गुड। अब तो लड़की राजी है, तो निकाह शुरू करें मौलवी साहब। जी जी, शुरू करते हैं। ओह, फिर पल में वो सिमाब शाह से सिमाब वलीद खानजादा बन गई थी। चेहरे के तासुरात संजीदा थे। उसके चेहरे पे गम, ना गम था ना खुशी। रोए हुए चेहरे के साथ वो कोई आसमान से उतरी परी मालूम हो रही थी। वलीद जो उसे ही टिकटिकी बांधे देख रहा था, उसके बोलने पर होश में आया था। मुझसे निकाह करके अच्छा नहीं किया आपने वलीद खानजादा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। आपकी सारी खुशियां ना छीनी आपसे तो मेरा नाम भी सिमाब शाह नहीं। वो इसके पास से उठते सीधा ऊपर की तरफ जाने अपने कमरे में बंद हुई थी। इसकी धमकी सुनते वलीद की चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो जल्द ही छुपा गया। उसकी ये दिलकश मुस्कुराहट अगर कोई देख ले तो पलटना निहायत पुरकस भूल जाए। वो मिस्री देवताओं का हुस्न रखने वाला निहायत पुरकशिश था। उसकी हंटर भूरी आंखें किसी को भी दीवाना करने की ताकत रखती थी। बेशक वो बहुत खूबसूरत था। सर, सर हमें चलना है। असगर के बोलने पर वो होश की दुनिया में लौटा था। हाँ चलते हैं, मगर एक बार अपनी दुल्हन से तो मिल लूं। वो इस्तज़ाया हंसी हंसी सीढ़ियों की जानिब बढ़ा, जहां से थोड़ी देर पहले वो परी पे कर गई थी। वो जो कमरे में बैठी आंसुओं बहा रही थी, दरवाजे पर होने वाली दस्तक से अपने आंसुओं को साफ करते दरवाजे के करीब आते हुए बोली, मैं इस वक्त अकेली रहना चाहती हूँ। एमन प्लीज, मैं तुम्हारा नया नवेला शौहर हूँ। दरवाजा खोलो। आप अभी तक यहीं है, गए क्यों नहीं? अब तक दरवाजा खोल रही हूँ, या मैं अपनी साली साहिबा के साथ घूमने चला जाऊं? उसकी बात सुनते ही सिमाब ने बिना देर किए दरवाजा खोला था। अब क्या मसला है आपको? वो दरवाजे के दरमियान खड़ी होती करखत आवाज से बोली थी, अंदर आने दो, बताता हूँ। लुक मिस्टर, अगर मैंने आपसे निकाह कर लिया
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو اپنا شوہر مان لیا۔ وہ اس کو سائڈ کرتے اندر داخل ہوا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت اکڑ دکھا رہی تھی نا، کہاں گئی وہ ساری بہادری؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے وہ بمشکل اپنا کہکا روک پایا تھا، کیونکہ وہ غصے میں بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی بٹن جیسی ناک اور بھرے بھرے گال غصے سے خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو چکے تھے، اور خوبصورت گرے آنکھیں رونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ دلکش ہو گئی تھی۔ آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کا یہ لنگور جیسا چہرہ بگاڑ دوں۔ وہ دانت پیستے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے بولی تھی۔ واٹ! تم نے مجھے لنگور کہا؟ خود کو دیکھا ہے کبھی آئینے میں؟ پیگی مورمیسٹ لگتی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ چیز نہیں بیوی، تمہارے جیسا خوبصورت چھوٹا سا بندر ہے، اور ہاں بہت جلد لینے آؤں گا، خود کو تیار رکھنا۔ بائیں اور اس کا دایاں گال کھینچتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کے دیے گئے لقب پر اپنی مٹھیاں پیستے زور سے دروازہ بند کر گئی۔ سر جی، بہت جلد لینے آؤں گا اپنی امانت، تب تک کے لیے آپ کے پاس میری امانت محفوظ رہنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں ہوں گے کہ خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، تو میں تو پھر انسان ہوں۔ اور ہاں، بھاگنے کی زحمت بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں پر میری نظر ہر وقت رہے گی۔ ابھی چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ آپ نے کیا کر دیا سعد؟ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دی۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ لڑے کیوں نہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ ولید کے جاتے ہی نفیسہ بیگم پھٹ پڑی۔ مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دے نفیسہ بیگم، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس وقت تو وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ جب تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے تو بتا کیوں نہیں دیتا؟ اس کو ڈرتا ہوں، اگر اس نے انکار کر دیا تو میں مر جاؤں گا۔ میں اس سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ وہ صرف میری ہے، صرف حدید خانزادہ کی۔ اگر میرے علاوہ کسی دوسرے آنکھ نے اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں کو نکال دوں گا۔ میں دیوانہ ہوں اس کی لمبی پلکوں والی آنکھوں کا، میں دیوانہ ہوں اس کی مسکراہٹ کا، جو ایک پل میں مجھے اس کا عاشق کر گئی۔ میں دیوانہ ہوں اس کے لمبے بالوں کا، جو پل مجھے اپنے مسحور کن خوشبو میں جکڑ گئے، کیونکہ وہ مجھے اتنی اچھی لگنے لگی ہے کہ اس کے بغیر سانس لینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ صرف میری ہے، سنان صرف میری۔ وہ اس وقت کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے اتنی محبت کرتا تھا، یا اس کا یہ پاگل پن محض وقتی اٹریکشن ہے؟ حدید، تو اپنے بھائی سے بات کر، وہ تیری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ وہ اس لڑکی کو 2 منٹ میں تیرے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اپنی بکواس بند کر۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا، مجھے وہ اپنے قدموں میں نہیں، اپنے دل میں ایک محرم کے طور پر چاہیے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، حدید خانزادہ کا عشق ہے۔ اس کی جگہ قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے۔
समझा तू। अच्छा सॉरी यार, मुंह से निकल गया। चल घर चलते हैं, रात काफी हो गई है। वो भी बिना कुछ कहे गाड़ी के बोनट से उतरते ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वली बेटा, आ गए हो तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे पूरा दिन? इसकी घर में दाखिल होते ही बीवी जान ने सवाल शुरू कर दिए। जी बीबी जान, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए देर हो गई। वो उनके गले लगते अदब से गोया हुआ, हदीद कहाँ है? वलीद ने अपने चहेते खान के बारे में पूछा तो बीबी जान ने मसनूई गुस्सा दिखाते बोली, कहीं लोफर यहाँ हार कर रहा होगा। वली, तुमने उसे बहुत बिगाड़ रखा है। बेटा आए तो जरा समझा देना, उसे ऐसे देर तक दोस्तों के साथ न घूमा करे। जी आप परेशान ना हो, आता है तो मैं बात करता हूँ। मैं कौन आता है? किससे बात करनी है? हदीद चाहुओं को उंगली में घुमाते अंदर दाखिल हुआ था। ओह, आप लोग कहीं दी मोस्ट हैंडसम बॉय की बात तो नहीं कर रहे हैं? उनकी तरफ आते उसने खुद की जानिब इशारा करते एक अदा से कहा, हाँ तुम्हारी बात ही हो रही है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं, और मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है। वलीद इसके बाल खराब करते हुए जल्दी से दाने के कमरे की तरफ बढ़ा था। इसके कमरे की डिम लाइट में चलता वो इसके करीब बेड पर नीम दराज हुआ था। गुड़िया नैन इसके बालों में धीरे से उंगलियां चलाते वलीद ने उसे पुकारा था, मगर वो शायद गहरी नींद सोई हुई थी। इसके पास से धीरे से उठते वो बिना आहट पैदा किए कमरे से बाहर निकल गया था। वलीद फ्रेश होके डाइनिंग टेबल तक आया तो हदीद बिरयानी से इंसाफ कर रहा था, जब अचानक निवाला फंसने पर वो बुरी तरह खांसने लगा। वलीद जल्दी से टेबल पर पड़े पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। एक ही सांस में पानी पीते उसने अपनी बंद होती सांस बहाल की थी। हादी मेरी जान, आराम से खाओ ना, अभी कुछ हो जाता तो। बीवी जान उसके उसको देखते फिक्रमंदी से गोया हुई। अरे मेरी प्यारी बीवी जान, मेरे सुपरमैन हर वक्त हाजिर होते हैं ना, मुझे बचाने के लिए तो मुझे कुछ हो सकता है क्या? अपनी कुर्सी खिसकाते अपने पीछे खड़े वलीद के गले लगते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा था, हादी अपनी हरकतों को सुधारो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद नहीं हूँगा। ओ बिरोह, मैं अभी वो बात कर ही रहा था जब कमरे से दाने की चीखों पर वो दोनों ही घबराते उसके कमरे की तरफ भागे थे। बीवी जान भी परेशानी से उनके पीछे भागी थी। दानेन मेरी गुड़िया, क्या हुआ? वलीद उसके पास बेड पर बैठा था, लहजे में बिला की फिक्रमंदी थी। वो जो अपनी सिसकियां दबाए सर घुटनों में दिए बैठी थी, अपने भाई की आवाज पर सर उठाते उससे लिपक कर बुरी तरह रोने लगी। नैन क्या हुआ है, बताओ मुझे। हदीद भी बहन की ऐसी हालत पर फिक्रमंदी से उसे पीछे से हक करते गोया हुआ, भाई वो फिर बस चुप, कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक ख्वाब है। नैन भूल जाओ।
ولید اس کا گال دھپکتے پیار سے بولا، ہاں میرا گول گپا، یہ صرف ایک خواب ہے، تم تو بہت بہادر ہو، پھر ایسے فالتو کے خوابوں سے ڈرا مت کرو۔ اچھا چلو اٹھو، آ جاؤ کھانا کھائیں، تمہاری فیوریٹ بریانی بنی ہے، اور ساتھ میٹھے میں بی بی جان کی تھپڑ پلس ہوائی جوتی۔ حدید بی بی جان کی نم آنکھیں دیکھ شرارت سے بولا تھا، چل ہٹ شرارتی کہیں کے۔ بی بی جان ایک ادا سے بولی تھی، او ہو بی بی جان آپ کی یہ ادا۔ حدید بس بہت ہو گیا ہے مذاق، چلو کھانا کھاؤ، ایک تو آپ بھی نہ برو، ہر وقت کریلے جیسا منہ بنایا ہوتا ہے۔ حدید بتاؤ پلاؤ پٹکتے وہاں سے چلا گیا، پیچھے دانے کا چھت پہاڑ کہکا نکلا تھا، ایسے ہی ہنسی مسکراتی رہا کرو میری گڑیا۔ ولید دانین کو ساتھ لگاتے محبت سے بولا تھا، آمین ثم آمین، اللہ میری بچی کو سدا خوش رکھے۔ بی بی جان بھی اسے مسکراتے دیکھ کر خوشی سے بولی تھی، چلو اچھا چلو اب کھانا کھانے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہادی بریانی ختم کر دے۔ ہاں ہاں بھائی چلیں، ہادی بھائی نے سچی بریانی ختم کر دینی ہے۔ دانین بریانی کے ختم ہونے کا سنتے ہی فکر مندی سے کہتے بیڈ سے اترنے لگی، جب اچانک کچھ یاد آنے پر موٹے موٹے آنسو اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں چمکتے تھے۔ کیا ہوا نین؟ بھائی میرا پلنجرز وہ مجھے نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اوہ میری گڑیا، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے، چلو آ جاؤ، میں لے جاتا ہوں اپنی گڑیا کو۔ ولید نے دانین کو سہارا دیتے اسے ڈائننگ ٹیبل تک لاتے کرسی پر نہایت آرام سے بٹھایا تھا۔ حدید جو ایک بار پھر بریانی سے انصاف کر رہا تھا، دانین کو آتے دیکھا ساری بریانی اپنی پلیٹ میں ڈال گیا، بھائی یہ میرے حصے کی بریانی ہے، واپس کریں۔ نو گول گپے یہ میرے حصے کی ہے، تم جا کے اور لے آؤ اپنے لیے۔ آپ آپ جانتے ہیں نا میں مغرور ہوں، اس لیے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں میرے بچے، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس مذاق۔ ایسی ہی بات ہے، آپ لوگ تنگ ہو گئے ہیں مجھ سے۔ دانین ایسا کچھ نہیں ہے، بھائی مذاق کر رہا ہے، اور دوبارہ خود کو مغرور مت کہنا، تم الحمدللہ چل سکتی ہو، کیا ہوا اگر سہارے سے چلتی ہو تو، اور یہ بات کبھی اپنے دل میں مت لانا کہ ہم تم سے تنگ ہوں گے، تم میں تو ہماری جان بستی ہے، امی اور خان بابا کی آخری نشانی ہو تم، اور ہمارے لیے بہت اہم ہو تم۔
تو آپ لوگ مجھ سے کبھی بھی تنگ نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھ سے تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس رہوں گی۔ نہیں، میرے بچے کے لیے بہت پیارا شہزادہ آئے گا۔ او ہو برو، شہزادہ نہیں، جن آئے گا۔ یہ جو چڑیل ہے بھائی، دیکھو نہ ہادی بھائی کو حدید، بس اب چپ کر کے کھانا کھاؤ، آواز نہ آئے تمہاری۔ اچھا یار برو لوگ، ہم تم سارے بیوی جان اپنے پوتوں کو اور پوتی کی ہمیشہ کی خوشیوں کی دعا مانگتے مسکراتی تھی۔ او بیوی جان بلش کر رہی ہے، لگتا ہے اپنے صنم کی یاد آ گئی۔ چپ کر بے شرم، بیوی جان حدید کو چپ چپت لگاتے ہوئے قہربار نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ ولید اور دانین بھی اس کی بات پر کھل کر ہنسے تھے۔ پھر خوشبوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ حدید کی مستیاں ابھی بھی شروع تھی۔ سیمی یار پلیز دروازہ کھول لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ایمن میں کہہ رہی ہوں جاؤ یہاں سے، ورنہ سارا غصہ تم پہ اترے گا میرا۔ یار اچھا، میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں، کھا لینا۔ ایمن کھانا رکھتے وہاں سے چلی جا چکی تھی۔ آج اس کا نکاح ہوئے دوسرا دن تھا، لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بہت کم اپنے کمرے سے نکلی تھی، کیونکہ وہ گھر میں کسی کے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال دھیرے سے دروازہ کھولتے، ادھر ادھر نظر مارتے، آرام سے نیچے پڑے کھانے کی ٹرے اٹھائی، دروازہ واپس بند کر کے کر گئی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی سیماب۔ اپنے ایمنس اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ وہ کھانا اٹھاتی ہے یا نہیں۔ ابھی وہ اپنے کھانے سے انصاف کر رہی تھی جب موبائل کے بجنے پر وہ خوب بد مزہ ہوئی تھی۔ یار اس وقت کس کا فون ہے؟ موبائل اٹھاتے وہ چیک کرنے لگی، مگر انجان نمبر دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کال کرنے والا کون ہے۔ جی کہیں کیا مسئلہ ہے؟ کال پک کرتے ہی وہ چیخنے والے انداز میں بولی تھی۔ تو یہ استغفار لڑکی کان پھاڑنے ہے میرے، بہرا نہیں ہوں، سن سکتا ہوں۔ آہستہ بولو، کال کیوں کی ہے؟ ولید کی بات مکمل اگنور کرتے اس نے بیزاریت سے بولی تھی۔ بتا دوں گا، کیا جلدی ہے؟ اچھا بتاؤ، کیا کر رہی ہو؟ ڈانس کر رہی ہوں۔ آپ کریں گے؟ اوہ، لگتا ہے مجھ سے نکاح کرنے کی کچھ زیادہ ہی خوشی ہے۔ مسٹر ولید خان زادہ، بہت بڑی خوشی فہمی ہے آپ جیسوں کے، تو میں منہ بھی نہ لگوں۔ منہ تو تم میرے ہی لگو گی سیماب۔ ولید خان زادہ
क्योंकि मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी और के मुंह लगो। कहते साथ ही उसने फोन काट दिया था। अजीब इंसान, लंगूर कहीं का, समझता क्या है खुद को। पैसा जो है घमंड तो दिखाएगा ही कि, लेकिन आपका ये घमंड खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी सिमाब नहीं। इसका अंदाजा बहुत जल्द होगा आपको। खुद से ही बातें करते वो पुख्ता अज़म कर गई थी। सिमी, दरवाजा खोलो। एक तो इस लड़की को सकून नहीं है। क्या है, क्यों शोर मचा रही हो? तुम्हारा शोहर आया है। मतलब, ये कि वो बाहर बैठा है। लेकिन अभी तो देखती हूँ मैं खुद ही उस लंगूर को एमन के पीछे करते वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। जब पाँव मुड़ने से दिल खराश चीख के साथ वो जमीन पर गिरी थी। आह, अम्मी जी मर गई। उफ, मेरा पाँव। सिमी, तुम ठीक हो? दिखाओ इधर। एमन से उसका पाँव देखना चाहा, मगर उसके हाथ लगाते वो एक बार फिर दर्द की वजह से चीख चीखी थी। रही हो यार, जाओ बाबा को बुला कर लाओ, वो देख लेंगे। दर्द के मारे आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन बाबा घर पे नहीं है। सिमाब, लगता है टूट गया तुम्हारा पाँव। बहन की तकलीफ देखते एमन परेशानी से बोली थी। अरे खुदा की बंदी, किसी को बुला के लाओ। दर्द से जान निकल रही है मेरी, और तुम बैठी देख रही हो। हाँ हाँ, मैं वलीद भाई को बुलाकर लाती हूँ। वो जल्दी से भागते नीचे गई थी। अम्मी, अम्मी, वो क्या हुआ बेटा? सिमाब क्यों नहीं आई नीचे? अम्मी, उसका पाँव मुड़ गया है। वलीद, जो उसके आने का इंतजार कर रहा था, एमन की बात सुनते जल्दी से बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ गया था। एमन भी और नफीसा बेगम भी उसके पीछे ही ऊपर की जानिब बढ़ी थी। वलीद ऊपर पहुंचा तो सामने ही अपने कमरे के आगे वो छोटी सी हसीन परी पांव पकड़े रोने में मसरूफ थी। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी थी मेरी मेरे पास आने की। एक आंख विंक करते शरारत से बोला था। बेटा क्या हुआ है सिमाब? बेटा क्या हुआ है सिमाब? कुछ बोलती इससे पहले ही नफीसा बेगम ने पीछे से आते उसे यूं जमीन पर बैठे देखकर फिक्रमंदी से बोला। अम्मी, बस वो आप लोग जाएं, आंटी मैं देख लूंगा। वलीद उसकी बात काटते दरमियान में बोला था। वो नहीं, आप जाएं यहाँ से, हमें आपकी जरूरत नहीं है। इतने में आंटी, मैंने कहा आप लोग जाएं यहाँ से, इसको कैसे ठीक करना है।
अच्छे से जानता हूँ मैं, इस बार वलीद ने सख्ती से कहा। नफीसा बेगम और एमन बेबसी से एक नज़र सिमाब को देखते वहां से चल गई। वलीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर उससे बाहों में भरते कमरे में लाते बेड पर बिठाया था। ये सब उसने इतनी जल्दी किया कि सिमाब कुछ भी बोल ही न पाई। वापस पलटते उसने दरवाजे लॉक किया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की, और दरवाजा खोलें वापस। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आया, इस वक्त बोल देती वही पटक देता जमीन पर, और दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक मैं न चाहूं, क्योंकि तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब बहुत करती है। जमीन पर घुटनों के बल बैठते उसने उसका मुंह पाँव अपने हाथ में लिए दबाया। आह, जंगली इंसान दर्द कर रहा है। दर्द ही तो देना चाहता हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत में निकाह नहीं किया जो तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। अपने हाथ का दबाव मजीद बढ़ाते वो उससे तकलीफ से दो चार कर गया था। प्लीज छोड़ें, मेरा पाँव दर्द कर रहा है। इसके रोने में रवानगी आई थी। आंखें रोने के बायस सुर्ख पड़ गई थी। अपनी ये ड्रामेबाजियां बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। नहीं, आप मुझे नहीं जानते वलीद खानजादा। जिस दिन आप मुझे पहचान जाएंगे न, तब पूछूंगी आपसे कितनी नफरत करते हैं। मुझसे न जाने क्यों उसका अपने लिए नफरत का इजहार करना उससे जहर लगा था। अपना पाँव उसके हाथ से खींचते वो बेड से उतरने लगी, मगर सामने कुर्सी होने के सबब उसका वही जख्मी पाँव उसके साथ अटक गया। इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती, वलीद ने पीछे से उसको अपने रुखसार में लिया था। अपने पेट के मुकाम पर उस दुश्मन जान के मजबूत भारी हाथ महसूस करते उसकी रीढ़ की हड्डी में सनट हुई थी। छोड़ें मुझे, ना छोड़ूं तो। अपने हाथों का दबाव बढ़ाते मजीद उसको खुद में भेंचा था। मैं कत्ल कर दूंगी आपका। अच्छा करो। झटके से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते एक हाथ उसकी कमर पर डाले, एक से उसके कान के पीछे करते मदहोश कुन लहजे में बोला था। दर्द देखे मुझे, तुम्हें ही तो देख रहा हूँ कब से। जाए यहाँ से इससे पहले कि मैं। हाँ हाँ कर लो मना। किसने किया है? और हाँ होठों पर करना। उसकी बात का मतलब समझते गुस्से से उसे घूरती अपनी टांग उसके पेट में दे मारी। आह, जंगली औरत, ऐसे कौन मारता है शोहर को? उसके यूं अचानक मारने पे वो करंट
खाता पीछे हुआ था। उसे सिमाप से ऐसे रिएक्शन की तवक्का नहीं थी। अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। आस्ता-आस्ता चलते वो बेड के करीब आती, बेड के कारे पट पर बैठ गई। वलीद कुछ सोचे ते कदम कदम चलता उसके करीब आते एक घुटना बेड पर उसकी दाहिनी तरफ रखते उस पर झुका था। "क- क्या कर रहे हैं? दर्द दूर है रही है मुझसे। सॉरी बेबी, अब कुछ नहीं हो सकता", कहते अपना एक हाथ उसके बालों में फंसाते उसके होठों का निशाना बनाते मजीद उस पर अपना झुकाव कर गया। उससे पहले कि वो कुछ करता, दरवाजे से होने वाली तेज दस्तक से वो उससे दूर होता, दरवाजे के पास आते, झट से खोलते सामने खड़े असगर को खूंखार नजरों से देखने लगा। सर, दानेन बीबी, क्या हुआ दानेन को? बताओ मुझे, क्या हुआ उसे? तो मैं खुद सुला के आया था सर, वो गिर गई। वलीद सिमाब की तरफ देखते बगैर तेजी से वहां से निकला था और उसके पीछे असगर भी तेजी से वहां से निकल गया। सिमाब अपनी उथल पुथल होती सांसों को बहाल करते दानेन के बारे में सोचने लगी। कौन है ये दानेन? इसकी बीवी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? शायद कौन कौन हो, या बहन, लेकिन बीवी हुई तो? उफ। सिमाब, कालम डाउन। इस लंगूर के बारे में क्यों सोच रही हो? वो पहले उसकी बीवी हो या बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सोचों पर लानत करती हूँ। वो साइड टेबल से क्रीम निकालकर अपने पाँव पर लगाने लगी। वो भले उसकी बीवी हो या बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सोचों पर लानत करती वो साइड टेबल से क्रीम निकालकर अपने पाँव पर लगाने लगी। हादी यार, बस कर दे। कितनी स्मोकिंग करेगा? जब तक वो मिल नहीं जाती मुझे, तब तक सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते वो बोझल सांस के साथ बोला था। और अगर ना मिले तो? तू हमेशा बकवास ही क्यों करता है? और कोई काम नहीं तुझे क्या? मैं तो बस पूछ रहा था यार, गुस्सा क्यों होता है? तू ऐसी बात है ना तो क्या कर जो मुझे गुस्सा दिलाए। अच्छा छोड़, बात सुन मेरी। बोल, सुन रहा हूँ। तुमने सिर्फ उसे मेले में एक बार देखा है तो तुझे पसंद कैसे आ गई? तू एक शर्ट खरीदने के लिए भी 10-10 चक्कर लगाता है। पता नहीं, बस वो एक नजर में ऐसा दीवाना कर गई कि अब लगता है अगर वो ना मिली मुझे, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। उसकी वो ग्रे कलर की आंखें क्यों
مجھے خود کو خود کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ نہیں جانتا میں، جانتا ہوں تو بس اتنا کہ وہ میری ہے، چاہے کچھ بھی ہو اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ سنا تو جانتا ہے، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو دل سے ایک آواز آئی تھی کہ بس یہ تیری ہے ہادی۔ دل سے ایک آواز آئی تھی کہ یہ بس تیری ہے ہادی، اگر وہ ہے تو میں ہوں، وہ نہیں تو میں بھی نہیں۔ حدید خانزادہ خود سے ہار گیا تھا اس دن، جس دن اس چہلی کو دیکھا تھا۔ میں نے کبھی اپنی ہار تسلیم نہیں کی سنان، لیکن آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں اس پہ دل و جان سے۔ میں آج خود کو اس کے نام کرتا ہوں۔ میں حدید خانزادہ آج سے خود پر اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت کو حرام کرتا ہوں۔ وہ بولا تو پھر نان اسٹاپ بولتا چلا گیا، حدید بس کر یار، تو کیس دے پڑھنے بیٹھ گیا، چل بھوک لگی ہے کچھ کھلا دے۔ سنان اس کی باتوں سے چڑ کھاتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے گویا ہوا تھا۔ اچھا اچھا کھاتے ہیں کچھ، مجھے بھی لگی ہے بھوک۔ شکر ہے یار اب تو نے یہ نہیں بولا کہ جب تک تیری محبتوں محبوبہ تجھے مل نہیں جاتی تو کھائے گا کچھ بھی نہیں۔ سنان کی بات یہ حدید کا کہکا نکلا تھا، ارے یار تو بھی نہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو زندہ کیسے رہوں گا، اور اگر زندہ نہیں رہوں گا تو میری وہ کیسے ہوگی، اگر وہ میری بس بس یار سمجھ گیا وہ تیری ہی ہے، تجھے ہی ملے گی۔ اب خدا کا واسطہ مجھے کچھ کھلا دے اس سے پہلے کہ میں کنوارا مر جاؤں۔ ہاں ہاں چل، تو کنوارا مر گیا تو تیرے جیسی چھوٹی آفتیں کون پیدا کرے گا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے جب حدید کا فون بجا تھا۔ کال ریسیو کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، کیا کیسے؟ میں ابھی آتا ہوں۔ کیا ہوا حدید، سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، نیند گر گئی۔ اوہ گڈ، کیسے؟ پتہ نہیں، میں جا رہا ہوں، میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے چل تو بھی۔ دونوں گاڑی تک واپسی آتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنان نے سنبھالی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا اگر حدید گاڑی چلائے گا تو ضرور کچھ نقصان کرے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر پہنچے تھے۔ بھائی آپ، وہ دانین، ہاں پتہ ہے مجھے، جلدی چلو۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے، پیچھے سے سنان بھی اندر داخل ہوا تھا۔ مگر اندر کا ماحول دیکھ دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ہر طرف لائٹس لگی ہوئی تھی،
हर चीज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और एक राउंड टेबल पर निहायत खूबसूरती से सजा केक रखा था जिस पर हैप्पी बर्थडे वलील लिखा गया था। ये सब। हाँ भाई, आज आपकी बर्थडे है ना, और आपको कितनी कॉल्स की, आप उठा ही नहीं रहे थे, इसलिए ये सब किया। दानेन, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा, ऐसे कौन करता है? सॉरी भाई, मुझे यही आइडिया आया। दानेन खफगी से क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देते बोली, बिरो अब जाने भी दो यार, चलो केक काट लें। कैसे जाने दूं हादी, जानते हो कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आया हूं मैं। ला हौल वाला कुव्वता, जो इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे थे ना, अगर थोड़ी देर और करते तो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। असगर, क्या बेहुदा बातें सोच रहा है असगर। पहले वलीद को कोसता, फिर खुद को लानत मलामत करते, कुछ भी कहने से बाज न रहा। अच्छा, ना, आई एम सॉरी, अब प्लीज केक काटें। दानेन अपने मुंह के प्यारे प्यारे डिजाइन बनाते ही बेहद क्यूट लग रही थी। अगेन ऐसे नहीं करना। ओके नैन, तुमने सिर्फ एक मजाक किया था, लेकिन मेरी जान फना हो रही थी। वलीद उसके पास जाता, अपने बाजुओं के हल्का में लिए मोहब्बत से बोला था। गुस्सा तो बहुत आया था इसे दानेन की इस बेवकूफ़ाना आइडिया पर, लेकिन जानता था अगर ज्यादा सख्ती कर ली तो वो पिंक हो जाएगी। और थैंक यू सो मच इतना प्यारा विश करने के लिए। चलो केक काटते हैं। वाह वाह, मतलब तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि मैं भी तुम दोनों का ही भाई हूँ। चल सनान, हमारी कोई इज्जत नहीं यहाँ, अपने छोटे आंसुओं साफ करते वो सनान के कंधे पर हाथ रखे बाहर की जानिब बढ़ने लगा। मगर जब उसे लगा कि कोई उसे नहीं रोकेगा, तो सनान के गले लगते जोर शोर से रोने लगा। भाई सॉरी, आप तो मेरे प्यारे और हैंडसम भाई है, प्लीज ऐसे तो ना करें। दानेन अपनी हंसी दबाती प्यार से गोया हुई। जाओ यहाँ से, मेरा सिर्फ सनान है, और मैं सिर्फ सनान का। अपनी नाक उसकी शोहरत से रगड़ते लड़कियों के लहजे में एक्सटेटिंग करते हुए बोला। दानेन अपने भाई की नोटकी करने पर अश अश कर उठी। हदीद यार, दूर हट गया, क्या गंदा इंसान है। टिश्यू रखा कर अपने पास, सारी शर्ट गंदी कर दी मेरी। सनान उसकी नाक रगड़ने वाली हरकत से चिढ़ खाते बेजारियत से बोला था। हादी बस बहुत हो गया, इतना मजाक काफी है, चलो केक काटते हैं, फिर मुझे ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं। अच्छा चलें, अब आप लोग इतना इंस्टेंट कर रहे हैं तो आ ही जाता हूँ। अपने दांतों की नुमाइश करता वो सनान को अपने साथ खींचने वाले अंदाज में टेबल तक लाया था। क्या चीज है तू, यार मैं खुद चल के आ सकता था।
अरे यार, जितना कछुए की तरह तो रेंग रेंग कर आता ना, तो साल लग जाना था। इसलिए मैंने तेरी हेल्प कर ली, और बजाय मुझे थैंक्स बोलने के मुझे ही तेवरियां दिखा रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हदीस सनान, तुम लोग बाद में लड़ लोगे। प्लीज, मुझे अपना काम भी करना है। वलीद उन दोनों को यूं एक दूसरे से चिढ़ते देख वो थोड़ा गुस्से से बोला, तो दोनों होठों पर उंगली रखते चुप्पी अख्तियार कर ली। नैन, मेरा बच्चा, बीबी जान कहाँ है? हाँ भाई, उनके सर में दर्द था। नैन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वलीद उनके कमरे की जाने जाने लगा। भाई रुकें, वो सो रही है। मैंने मिस स्टेनिंग दे के मेडिसिन्स दे के सुला दिया था। बेफिक्र रहें वो। अच्छा, ओके। फिर वलीद ने केक काट के सबको खिलाया। हदीद और सनान की मस्तियां भी यूं ही जारी थी। गाइस, अगली किस्त में आप देखेंगे कि वलीद सिमाब के साथ क्या करने वाला है। तो अगर आपको नावल अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। बकिया किस्तों के लिए नोटिफिकेशन का बटन दबा दें।